हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो इसमें न्यूज़ है वो आती है विज़िंजम पोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ, बेसिकली क्या होता है ना, हमारे इंडिया में कोई बड़े पोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो शिप्स वगैरह होते हैं, जो बड़े कार्गो शिप्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पे आ ही नहीं पाते। उसके लिए पहले हमें श्रीलंका के किसी पोर्ट पे जो है सामान को किसी छोटे शिप में पहले ऑफलोड करना पड़ता है। उसके बाद हम फिर वो छोटा वाला शिप लेके हमारे इंडिया में आते हैं। ऐसे करके काफ़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, जिससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अब ये जो नया पोर्ट बनने वाला है, ये बनेगा विज़िंजम में, जो कि तिरुवनंतपुरम के पास है, जो कि केरला में आता है। ठीक है, अब ये जो पोर्ट है ये कंट्री का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। जी हाँ, हमारे देश का, हमारे इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इससे रिलेटेड न्यूज़ ये आई थी कि जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहला कार्गो शिप जो है वहाँ पे उसको फ्लैग किया। ठीक है, एट द अंडर कंस्ट्रक्शन विज़िंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये तो ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे ये डीप वाटर क्या होता है, डीप वाटर पोर्ट मतलब क्या। तो उसका अगर हम मतलब जाने तो ये एक तरीके का मैन मेड स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ मैन मेड स्ट्रक्चर जिसको पोर्ट की तरह यूज़ करते हैं, या फिर एज अ टर्मिनल टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर, या फिर ऑयल या नेचुरल गैस को हैंडल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये फिक्स्ड भी हो सकता है या फ्लोटिंग भी हो सकता है, और ये थोड़ा स्टेट सी वर्ड बाउंड्रीज जो होती हैं उसके बियॉन्ड लोकेटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट वो होता है जिसमें जो गुड्स होते हैं वो मान लो कहीं से आ रहे होते हैं शिप में, तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है वहाँ उसमें से गुड्स को ऑफलोड करके किसी दूसरे शिप में उसको लोड करना, और बाकी की जर्नी फिर वो दूसरे शिप में उसकी कवर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो ये एज ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी वर्क करेगा। अब ये एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाया जा रहा है, पीपीपी के थ्रू। किसके साथ? अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। और जैसा कि इसमें मैंने बताया आपको, इट कैन हैंडल अल्ट्रा लार्ज शिप्स एंड इट विल मार्क इंडियाज़ एंट्री इनटू द ट्रांसशिपमेंट क्लब। ये हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा, और तो और इससे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा हमारे कंट्री का। इतना ही नहीं, ये काफ़ी सारे मेजर जो शिपिंग रूट्स हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि यूरोप को कनेक्ट करते हैं या गल्फ़ वाले रीजन या ईस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं, उसके पास में है। तो उससे भी हमको ये काफ़ी मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी डिप्थीरिया से रिलेटेड। अब डिप्थीरिया का आउटब्रेक हो गया है गिनी में। गिनी एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की साइड में, और ये काफ़ी कंटेजियस डिजीज़ है, काफ़ी इधर से उधर ट्रांसमिट होती है। इसमें होता क्या है, हमारी नोज़ में इन्फ्लेमेशन होता है, हमारे थ्रोट में, या हमारा जो विंड पाइप है, ट्रैकिया होता है, उसमें काफ़ी इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो फूड को स्वॉलो करने में, उसको निगलने में या फिर ब्रीथ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब होता किससे है, ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसको बोलते हैं कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो एक तरीके का टॉक्सिन बनाता है। ठीक है, और मेनली इस टॉक्सिन के कारण ही जो है पीपल फील वेरी सिक। एंड जैसा मैंने बताया, ये स्प्रेड करता है, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे स्प्रेड करता है, मान लो कफिंग करते हैं हम, या स्नीज करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे जो हमारी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है। या फिर आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ओपन सोर्स या अल्सर्स के कांटेक्ट में आते हैं, तब भी उससे आप सिक हो सकते हैं। और अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि एक ग्रे कलर की थिक मेम्ब्रेन बन जाती है थ्रोट में और टॉन्सिल्स के ऊपर। जो थ्रोट होता है वो थोड़ा सोर फील होता है,
ग्लैंड्स थोड़े सूज जाते हैं, स्वॉलन ग्लैंड्स, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, नेवल डिस्चार्ज काफ़ी आता है, फीवर, टायर्डनेस काफ़ी ज़्यादा फील होती है इसमें। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में एंटी टॉक्सिन दिया जाता है, क्योंकि टॉक्सिन जो है वो है इसका मेन रीज़न परेशानी का। तो इसमें एंटी टॉक्सिन दिया जाता है, एंटी डिप्थेरिटिक सीरम, एंड इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी बैक्टीरिया को इरेडिकेट करती हैं या फिर इसको स्प्रेड करने से रोकती हैं। तो ये न्यूज़ थी हमारे डिप्थीरिया से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड। अब जैसा कि हम जानते हैं इजराइल और हमास में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें जो इजराइल है उसको अक्यूज़ किया गया है कि उसने वाइट फॉस्फोरस शेल्स का यूज़ किया है। अब क्वेश्चन आता है ये वाइट फॉस्फोरस है क्या? ये एक तरीके का पायरोफोरिक सब्सटेंस है, यानी कि एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस जो कि एयर के जब कांटेक्ट में आता है तो वो इट इग्नाइट्स इन स्पॉन्टेनियसली, वो इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, वो काफ़ी थिक स्मोक जनरेट करता है और काफ़ी इंटेंस हीटिंग जनरेट होती है। और उसके अगर स्मेल की बात करें तो काफ़ी अजीब सा उसका गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। ऑलराइट। और इसको डिस्पर्स कैसे किया जाता है? इट इज़ डिस्पर्स इन आर्टिलरी शेल्स या बॉम्ब्स के थ्रू या रॉकेट्स के थ्रू। और इसका अगर प्राइमरीली ये यूज़ कैसे होता है, तो ये मिलिट्री में यूज़ एज ए स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि एक स्मोक बन जाए और ट्रूप्स के मूवमेंट जो होते हैं वो हाइड हो सकें ग्राउंड के ऊपर। अब इससे दिक्कत की मेन बात तो ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बर्न्स हो जाते हैं बॉडी पे, इनफैक्ट बोन तक चले जाते हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल होते हैं और हील बहुत मुश्किल से होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। इनफैक्ट उस पर इन्फेक्शंस भी काफ़ी लगने के चांसेस होते हैं। और अगर हम इसके इनहेल करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। और इन इंजरीज़ को जो सर्वाइव कर लेता है, दोज हु सर्वाइव इनिशियल इंजरीज़, उनके साथ क्या होता है, वो लाइफ टाइम एक सफरिंग हो जाती है। एक तो उनकी मोबिलिटी इम्पेयर हो जाती है, काफ़ी सारे उनके बॉडी पे स्कार्स हो जाते हैं, पेनफुल हॉरिफिक स्कार्स। तो ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है, काफ़ी डेवास्टेटिंग हो सकता है इन लॉन्ग टर्म। इट कैन इवन डेवास्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, इनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ख़तरनाक होता है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो बेसिकली रेगुलेटेड है, इट इज़ नॉट completely banned, there is no completely ban over it। गवर्न किससे होता है, तो एक तरीके का कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल वेपन्स, ठीक है। उसका जो प्रोटोकॉल 3 है विच एक्चुअली डील्स विद द इंसेंडियरी वेपन्स, इसके थ्रू ये गवर्न किया जाता है। तो ये न्यूज़ थी हमारी वाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ बेसिकली ये है, जो सेंटर है उसने हमारी जो 6 रबी क्रॉप्स हैं उनके MSP बढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब पूछेंगे भाई MSP होता क्या है बेसिकली। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मुश्किलों से वो सारे इनपुट्स लेके आके और जो है फार्मिंग करते हैं, इतने लंबा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनको इतना एफर्ट डालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनको उनकी क्रॉप का, उनके प्रोडक्शन का एक अच्छा प्राइस मिले। क्योंकि मान लो मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस हो गए, डिमांड सप्लाई में कुछ उतार चढ़ाव आ गया, तो उनको उनके उचित दाम मिल ही नहीं पाते उनके क्रॉप के। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई आप चिंता ही मत करो, कुछ क्रॉप्स को लेके वो बता देती है कि इन वाली क्रॉप्स में चाहे कुछ भी मार्केट फ्लक्चुएशंस हो, हम आपसे इस पर्टिकुलर फिक्स रेट पे तो खरीद ही लेंगे। अगर आपसे कोई नहीं खरीदेगा तो आपसे गवर्नमेंट तो कम से कम खरीदेगी ही। इससे फार्मर्स को एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ठीक है, तो इट इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। और ये एक तरीके का मिनिमम प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट गारंटी करती है एज अ रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं आगे। और बेसिकली ये रिकमेंड कौन करता है, तो एक ये होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करता है MSP। और
टोटल 22 क्रॉप्स होती हैं जिनका MSP जो है डिक्लेयर किया जाता है, और इसके अलावा शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बताया जाता है, FRP। और इन 22 क्रॉप्स की बात करें तो उसमें 14 तो खरीफ की क्रॉप्स हैं, 6 रबी की और 2 बाकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। और ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है ये एक तरीके का अटैच्ड ऑफिस है। किसके अंदर आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके अलावा अब कैलकुलेट कैसे क्या होती है ये, तो बेसिकली जो कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट लगी होती है प्रोडक्शन में, उसका कम से कम 1.5 टाइम्स जो है वो MSP फिक्स होती है। तो ये लिखा है इसमें, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स। लेकिन जो फाइनल अब CACP जो है वो तो रिकमेंड करती है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है? तो वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये फाइनल डिसाइड करती है कि क्या MSP होगी। और तो और जो CACP होती है वो MSP रिकमेंड करते टाइम काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान रखती है, बहुत सारे फैक्टर्स को, जैसे कि कॉस्ट हो गई, भाई क्या कॉस्ट आई है, उसके बाद सप्लाई डिमांड क्या चल रही है मार्केट में, या मार्केट में जो प्राइस है उसके क्या ट्रेंड है। और इतना ही नहीं बल्कि पैरिटी वे अदर क्रॉप्स भी देखी जाती है, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, या इनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं बिफोर रिकमेंडिंग MSP। तो ये न्यूज़ थी हमारी MSP से रिलेटेड। सो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।